गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता चंद्र गहना से लौटती बेर पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ था। वे एक प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। इनका कवि मन जो है वो एक किसान भी था, क्योंकि ये गांव से जुड़े हुए हैं, अतः प्रकृति इन्हें शुरू से ही आकर्षित करती है। इनकी कविताओं में हमें प्राकृतिक सौंदर्य की रचनाएं हमें दिखाई देती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य इनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। प्रस्तुत जो कविता है इसमें कवि का प्रकृति के प्रति बहुत ही गहरा प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। वो चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं। लौटते समय उनके किसान मन को खेत खलिहान और वहाँ का प्राकृतिक परिवेश जो है वो आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति हुई है जो साधारण से साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देख लेती हैं और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपने भीतर सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस कविता के शीर्षक को मैं बताना चाहूँगी कि चंद्र गहना से लौटती बेर। यहाँ चंद्र गहना एक स्थान का नाम है और बेर मतलब होता है समय, अर्थात चंद्र गहना से लौटते समय कवि ने जो दृश्य देखे उन दृश्यों का वर्णन बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने किया है। अब हम कविता को शुरू करते हैं। कविता है, देख आया चंद्र गहना। चंद्र गहना स्थान का नाम है। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। ये जो मेड़ शब्द है, मेड़ का अर्थ होता है खेतों की मिट्टी से बनी हुई कच्ची बाउंड्री, अर्थात मिट्टी से जब खेत की सीमाओं को बांध दिया जाता है, किसी भी खेत की सीमा को तय करने वाली जो मिट्टी की दीवार होती है उसे मेड़ कहते हैं। कवि कह रहे हैं कि मैं चंद्र गहना नामक स्थान देखकर आ गया हूँ और अब मैं इस खेत की मेड़ पर बैठकर अकेला बैठा हुआ दृश्य देख रहा हूँ। कवि एक खेत की मेड़ पर बैठ जाते हैं और वहाँ के दृश्य को देखते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं चंद्र गहना से तो लौट आया हूँ और अब इस खेत के दृश्य को मैं मेड़ पर बैठकर देख रहा हूँ। क्या दृश्य कवि देखते हैं? कवि देखते हैं कि एक बीते के बराबर, बीता जो शब्द होता है ये बालिश्त बोलते हैं इसे, जो अपनी हथेली का विस्तार होता है उसमें उंगली से लेकर अंगूठे तक का जो नाप होता है उसे बालिश्त या बीता कहा जाता है। कवि कहते हैं कि वो खेत में देख रहे हैं कि एक बालिश्त की ऊंचाई के बराबर एक हरा ठिगना चना खड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य है एक चने का पौधा जिसकी ऊंचाई केवल एक बालिश्त के बराबर है, अर्थात वो बहुत ऊंचा नहीं है, वो बहुत ठिगना है, कद का छोटा है। ऐसा पौधा खेत में उगा हुआ है और इस पौधे ने क्या कर रखा है? बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। कवि कहते हैं कि मैं इसका चने का एक पौधा देख रहा हूँ। ये चने का पौधा एक बालिश्त के बराबर ऊंचाई का है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो ये बहुत ठिगना है और इसके सिर पर, इसके ऊपरी सिरे पर एक गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ है। और ये गुलाबी फूल देखकर कवि कल्पना करते हैं मानो ये चने का पौधा एक दूल्हे की भांति अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर सजकर खड़ा हुआ है। मुरैठा का अर्थ होता है पगड़ी, तो बांधे मुरैठा, पगड़ी बांधकर शीश पर ये चने का पौधा जिसकी ऊंचाई केवल एक बालिश्त के बराबर है, ये अपने सिर पर गुलाबी फूल रूपी पगड़ी बांधकर दूल्हे की तरह सजकर खड़ा हुआ है। तो कवि जो है वो कल्पना करते हैं एक दूल्हे के रूप में, चने के पौधे को वो दूल्हे के रूप में देख रहे हैं। जैसा कि आप चित्र को देख सकते हैं कि चने का पौधा जो है उसका फूल गुलाबी रंग का होता है। आगे कवि कहते हैं कि चने के पास में ही एक अलसी का पौधा उगा हुआ है। अलसी एक प्रकार का तिलहन है, ऑयल सीड्स है, इसके जो बीज हैं वो काम आते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, कि इस चने के पौधे के पास ही, इसके बिल्कुल पास में उगी हुई है एक अलसी हठीली। हठीली एक विशेषण काम में लिया है अलसी के पौधे के लिए, यानी कि ये चने का खेत है और यहाँ पर अलसी का पौधा हट करके उग आया है, उसी चने के पास में उगा हुआ है। और ये अलसी कैसी है इसका वर्णन कवि करते हैं कि ये देह की पतली, अर्थात इसका शरीर बहुत ही पतला है, ये दुबला पतला सा पौधा है, कमर की है लचीली ये पौधा, क्योंकि पतला है, लंबा है, चने के पौधे से ज़्यादा ऊंचा है और पतला लंबा होने के कारण ये बहुत ही लचीला है।
और यहाँ पर उन्होंने अलसी को एक हठीली दुल्हन के रूप में देखा है। वो कहते हैं क्योंकि अलसी को स्त्रीलिंग कहा जाता है, स्त्रीलिंग है अलसी का पौधा, तो कहते हैं कि इस चने के पास में ही एक हठीली अलसी उगी हुई है जो कि देह की पतली है और कमर की लचीली है। और क्या कह रही है वो, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, नील फूले फूल को, नील मतलब नीले रंग का, आप चित्र में देख रहे हैं अलसी का पौधा है, इसके नीले रंग के फूल होते हैं। तो जैसे तो कि चने का पौधा तो ऊंचाई में बहुत छोटा है, अलसी उससे बहुत ऊंची है और वो अपने ऊपर फूले हुए फूल को, अर्थात खिले हुए को, फूले मतलब खिले हुए फूल को सिर पर चढ़ाकर क्या कह रही है, कह रही है कि जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, जो मेरे ऊपर खिले हुए इस नीले फूल को छू लेगा मैं उसे अपने हृदय का दान दूंगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अलसी हठ पूर्वक वहाँ उगी हुई है और वो हठ कर रही है कि जो मेरे सिर के ऊपर उगे हुए फूल को छुएगा मैं उसे ही अपने हृदय का दान दूंगी। तो यहाँ पर जो अलसी है उसके लिए विशेषण हठीली का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं कि पास में उन्होंने एक सरसों का खेत भी देखा। वो कहते हैं और सरसों की न पूछो, सरसों के पौधों की तो पूछो ही मत, हो गई सबसे सयानी, कि सरसों की तो पूछो ही मत, सरसों बहुत ही सयानी हो गई है, बहुत समझदार हो गई है। हाथ पीले कर लिए, हाथ पीले करना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है विवाह के लिए तैयार होना। जैसा कि आप जानते हैं, चित्र में भी देख रहे हैं कि सरसों के पौधे के पीले रंग के फूल खिलते हैं। जो कवि उस खिली हुई सरसों को देखकर कह रहे हैं कि सरसों की तो पूछो ही मत, वो सबसे सयानी हो गई है, उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और ब्याह मंडप में पधारी, ब्याह मंडप विवाह का मंडप, कि सरसों तो इतनी सयानी हो गई है, इतनी समझदार हो गई है कि वो स्वयं अपने हाथ पीले करके विवाह के मंडप में विवाह करने के लिए पधार गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना फाग गाता हुआ यहाँ पर आ गया है। जैसे कि हम विवाह में देखते हैं मांगलिक गीत गाए जाते हैं विवाह के अवसर पर, यहाँ कवि को ऐसा लगता है कि एक तरफ अलसी दुल्हन बन के खड़ी है, एक तरफ सरसों का जो पौधा है वो हाथ पीले करके सरसों खड़ी हो गई है विवाह के मंडप में, और जो चने का पौधा है वो दूल्हा बनकर खड़ा हुआ है, और फागुन का महीना जो है वो विवाह के मांगलिक गीत के रूप में फाग गा रहा है। फाग जो है वो फागुन के महीने में गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं। तो कवि यहाँ पर कल्पना करते हैं कि सरसों भी एक दुल्हन है जो कि इतनी बड़ी हो गई है कि स्वयं ही अपने हाथ पीले करके अर्थात विवाह के लिए तैयार होकर विवाह के मंडप में पधार गई है। एक तरफ अलसी है जो ये हट करके बैठी है कि जो उसके ऊपर उगे हुए नीले रंग के फूल को छुएगा वो उसी से विवाह करेगी। यहाँ चने का पौधा भी कवि को दिखाई देता है जो गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर खड़ा हुआ है। इन सब बातों को देखकर कवि जो हैं वो कल्पना करते हैं, और कल्पना जो है वो क्या करते हैं, कवि करते हैं कि देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि को ऐसा लगता है कि यहाँ तो स्वयंवर हो रहा है, स्वयं वरण होगा अपने वर का, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। वो खेत में इस दृश्य को देखकर ये कल्पना करते हैं कि जैसे यहाँ पर स्वयंवर हो रहा हो और प्रकृति अपना प्रेम रूपी आंचल, अनुराग का अर्थ होता है आंचल, अनुराग को प्रेम बोलते हैं, सॉरी अनुराग का अर्थ आंचल नहीं, मैं गलत बोल गई हूँ, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। तो कवि कहते हैं कि यहाँ पर प्रकृति का प्रेम रूपी अंचल, अंचल मतलब आंचल, कवि का प्रकृति रूपी आंचल जो है वो यहाँ पर हिल रहा है, अर्थात प्रकृति में चारों तरफ प्रेम ही प्रेम दिखाई दे रहा है, और यहाँ तो खेत में पौधों का स्वयंवर हो रहा है। आगे कवि कहते हैं इस विजन में, विजन बोलते हैं एकांत को, ये जो एकांत स्थान है, खेतों में बहुत शांति होती है, ये जो एकांत स्थान है ये स्थान कहाँ है, दूर व्यापारिक नगर से, ये व्यापार में उलझे हुए नगर से बहुत दूर है। नगरों में व्यापार होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, और यहाँ तक कि नगरों में रिश्तों का भी व्यापार होता है। कहने का तात्पर्य है स्वार्थ पर आधारित रिश्ते होते हैं। तो कवि कहते हैं कि ये जो स्थान है ये बहुत एकांत है, ये व्यापारिक नगर से बहुत दूर है, और यहाँ पर प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, अर्थात यहाँ के खेतों की भूमि इतनी उपजाऊ है कि यहाँ पर भूमि से भी प्रेम उपजता है। कहने का तात्पर्य है गांवों में नगरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाई देता है, और इतना प्रेम होता है कि यहाँ तो ज़मीन से उगते हुए पौधे भी बड़े प्रेम में सने हुए दिखाई देते हैं। तो कवि को लगता है कि ये व्यापारिक नगर से दूर है स्थान,
यहाँ पर प्रेम बहुत ज़्यादा है, एकांत है, यहाँ पर रिश्ते बहुत ही प्रेम से बंधे हुए होते हैं। आगे कवि कहते हैं कि और पैरों के तले है एक पोखर। कवि कहते हैं कि मैं आगे जब बढ़ता हूँ, खेतों को छोड़कर जब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मेरे पैरों के तले, तले का अर्थ होता है नीचे, मेरे पैरों के नीचे एक पोखर है। पोखर मतलब तालाब, छोटा तालाब। गाँवों में कई बार छोटी छोटी जगहों पर ही पानी भर जाता है, लोग उसको इकट्ठा करते हैं, अपने कामों के लिए पानी को स्टोर करते हैं, और वो जो जगह है वो पोखर बन जाती है। प्राकृतिक स्रोत होता है वो पानी का, बारिश का पानी उसमें भर जाता है और काफ़ी समय तक भरा रहता है। तो ऐसे छोटे तालाब को पोखर कहते हैं। तो कवि कहते हैं जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पैरों के तले, तले मतलब नीचे यानी कि सामने, मेरे पैरों के सामने एक पोखर, एक छोटा सा तालाब आ गया। और ये तालाब कैसा है? उठ रही इसमें लहरियाँ, इसमें हवा के कारण छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। उन छोटी छोटी लहरों को कवि ने लहरियाँ कहा है। नील तल में, जो तालाब का नीला तला है, जो तालाब का पैंदा है, उसमें जो भूरे रंग की घास उगी हुई है, ले रही वो भी लहरियाँ। वो भूरे रंग की घास जो है वो भी तालाब की लहरों के कारण हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कवि को एक सुंदर सा तालाब, एक पोखर दिखाई देता है, जिसमें कवि कहते हैं कि इसमें, इसके पैंदे में उगी हुई भूरे रंग की घास लहरें ले रही है। कवि आगे कहते हैं कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, जो कवि बता रहे हैं, बड़ा सा मतलब बहुत बड़ा, पूरे तालाब में एक बड़ा सा गोल खंबा दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सा चांदी का गोल खंबा। एक्चुअली में ये क्या होता है, ये सूरज का रिफ्लेक्शन है जो कि तालाब में दिखाई दे रहा है, और सूरज बहुत तेज चमक रहा है, तो सूर्य का ये रिफ्लेक्शन जो है वो खंबे के रूप में दिखाई दे रहा है। कवि कहते हैं कि तालाब में एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा दिखाई दे रहा है जो आँख को चकमका रहा है, अर्थात वो इतना तेज चमक रहा है कि आँखें चौंधिया रही हैं। तो ये बड़ा सा गोल खंबा जो है ये हमारी आँखों को चमका रहा है। आगे कवि देखते हैं कि इस तालाब के किनारे क्या देखते हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। इस तालाब के किनारे, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, तालाब के किनारे किनारे कुछ पत्थर हैं जो पड़े हुए हैं और जो वर्षों से वहीं पड़े हुए हैं। तो कवि कहते हैं इस तालाब के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं, जो देखकर कवि कल्पना करते हैं कि ये पत्थर इस तालाब का पानी पी रहे हैं, और न जाने कितने वर्षों से ये पत्थर यहीं हैं, न जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। तो ये हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, और इनकी प्यास न जाने कब बुझेगी। तो कवि को तालाब के इन पत्थरों को देखकर लगता है कि ये चुपचाप तालाब का पानी पी रहे हैं। कवि एक और चीज़ जो तालाब में देखते हैं वो क्या देखते हैं, कवि देखते हैं चुप खड़ा बगुला। बगुला एक पक्षी होता है जो पानी के छोटे छोटे जो स्टोरेज के क्षेत्र होते हैं, जैसे तालाब है, छोटी सी कोई झील है, तो वहाँ पर वो किनारे पर अपने पैर डुबोकर खड़े हो जाता है। तो टांग डुबाए जल में, तो चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, वो देखते हैं कि तालाब में ही एक बगुला बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ है अपने पैर को जल में डुबोकर। जैसा कि बगुले के लिए कहा जाता है कि बगुला भगत होना या बगुले जैसा ध्यान होना। एक्चुअली में बगुला चुपचाप बिना हिले डुले अपनी टांग, आंखें बंद करके टांग जल में डुबोकर खड़ा हो जाता है, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपना सारा ध्यान अपने पैरों के पास होने वाली हलचल पर रखता है। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों का ध्यान बगुले के जैसा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि सारे संसार से कट के भी अपने आसपास होने वाली हलचल से उसको अवगत रहना चाहिए। एक और होता है कि बगुला भगत होना, ये भी एक मुहावरा है कि जो ढोंग करने वाले भगत होते हैं उनके लिए बगुला भगत कहा जाता है। जैसे कि बगुला आंख बंद करके खड़ा हुआ दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत कोई किसी ध्यान में लीन है, लेकिन वो सिर्फ ध्यान में लीन होने का एक नाटक कर रहा है, वो तो किसी मछली को पकड़ने की ताक में है। इसीलिए तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसी तालाब में एक बगुला बिल्कुल चुपचाप अपनी टांगों को जल में डुबोकर खड़ा हुआ था, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि ये बगुला क्या कर रहा है, ये बगुला देखते ही मीन चंचल, मीन का अर्थ होता है मछली। ये बगुला जैसे ही कोई चंचल मछली देखता है, कोई बहुत ही ज़्यादा चंचल मछली देखता है, तो ध्यान निद्रा त्यागता है। अपनी ध्यान की जो नींद थी, अपने ध्यान की जो अवस्था थी, उसको त्याग देता है। और आगे क्या करता है, वो ध्यान निद्रा को त्यागने के बाद वो क्या करता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के
डालता है। वो तुरंत ही अपने पैरों के पास होने वाली हलचल पर ध्यान देकर अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है और वहीं पर झपट्टा मारता है और अपनी चोंच में एक मछली को पकड़ लेता है और उस मछली को चट दबाकर, चट मतलब तुरंत ही उस मछली को चोंच में दबाकर नीचे गले के डालता है, अर्थात अपने गले में उतार लेता है। इस प्रकार से ये जो कविता है, इस कविता में कवि ने एक तालाब का दृश्य बताया है, उसके अलावा खेतों का दृश्य बताया है। अब मैं यहाँ पर आपसे अलंकारों की बात करती हूँ। अलंकारों में देखिए, एक बीते के बराबर, यहाँ जो है ये मानवीकरण अलंकार है। इसमें चने के पौधे को एक दूल्हे की तरह सजकर खड़ा हुआ बताया है, जो कि पगड़ी बांधकर खड़ा हुआ है। पगड़ी बांधकर दूल्हे की तरह सजने का काम इंसानों में होता है। जब प्राकृतिक वस्तुओं पर मनुष्यों का स्वभाव दिखाया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, तो इनमें मानवीकरण अलंकार है। उसी प्रकार से यहाँ पर अलसी को भी हठीली बताया गया है, जो कि कह रही है अर्थात बोल रही है, हृदय का दान देने की बात कर रही है। ये सब भी मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि अलसी एक प्राकृतिक पौधा है और इस पौधे के ऊपर मनुष्य के गुणों को बताया गया है कि हठ करना, कह देना, स्वयंवर करना। उसी प्रकार से हम यहाँ पर सरसों के पौधे के लिए भी कहेंगे, यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है कि सरसों को सयाना, समझदार बताया गया है और कहा गया है कि उसने हाथ पीले कर लिए हैं और वो विवाह के मंडप में पधार गई है। तो जब प्राकृतिक वस्तुओं पर मनुष्य के गुणों का आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसी प्रकार से फागुन के महीने को फाग गाता हुआ बताया गया है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि जो वो है पत्थर, उन्हें पानी पीता हुआ बताया गया है कि पत्थर चुपचाप पानी पी रहे हैं, यहाँ पर वापस से मानवीकरण अलंकार है। और फिर उसके बाद जो बगुला है, बगुले के लिए भी ध्यान निद्रा त्यागता है। ध्यान में मनुष्य होता है, वही अपने ध्यान से बाहर निकलता है और वही वापस ध्यान में जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार इस कविता में जगह जगह पर मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। आपको कविता का ये एक अंश पढ़ाया गया है, दूसरा जो अंश है वो हम अगले क्लास में करेंगे, अगले वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आपको जितना अंश पढ़ाया गया है, इस पूरे अंश का बहुत सरल शब्दों में भावार्थ लिखना है। अब मैं बात करती हूँ आपके प्रश्न उत्तरों की। प्रश्न उत्तर जो है वो 7वां और 8वां प्रश्न, ये हम पूरी कविता पढ़ने के बाद करेंगे। हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला जो प्रश्न है वो कुछ पंक्तियों के लिए पूछा गया है। इस विजन में और अधिक है, ये पंक्तियाँ कौन सी हैं? ये पंक्तियाँ हैं, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो इन पंक्तियों में नगरीय संस्कृति अर्थात नगर की संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है, कवि को क्या क्रोध है और क्यों है। यहाँ पर कवि को नगरीय संस्कृति के प्रति यह आक्रोश है कि नगर में लोग व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनमें आपसी प्रेम नहीं होता, व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है। नगर का व्यक्ति स्वार्थी होने के कारण वो अपने उन्हीं रिश्तों को कायम रखता है जो उसके स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। वहाँ पर निस्वार्थ प्रेम का अभाव दिखाई देता है। तो ये उनको नगर की संस्कृति के प्रति आक्रोश है। और क्यों है? क्योंकि वहाँ पर प्रेम दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा? सरसों को सयानी कहकर कवि ये कहना चाहता है कि सरसों पक चुकी है, वो कटने के लिए तैयार है, अर्थात वो बड़ी हो गई है। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी के मनोभावों का वर्णन, अलसी के मन के भाव क्या है कि वो एक तो हठीली है, वो हट करके चने के खेत में उग आई है और वो ये कह रही है कि जो मेरे ऊपर खिले हुए नीले फूल को छुएगा मैं उसे ही अपने हृदय का दान करूंगी, अर्थात मैं उसी से विवाह करूंगी। तो ये उसके मन के भाव हैं, ये उसके मन की जिद है। अगला जो प्रश्न है चौथे नंबर का, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वो ये हट करके बैठी है कि मैं हर किसी से विवाह नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उसी से विवाह करूंगी जो मेरे ऊपर खिले हुए नीले फूल को छू लेगा। तो ये इसलिए उसको हठीली कहा गया है। आगे है, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, इसमें कवि ने कौन सी सूक्ष्म कल्पना की है? कवि ने यहाँ पर देखा तो है तालाब के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य की जो चमक है जो खंबे के रूप में उसे दिखाई दे रही है वो देखी है। उसी सूक्ष्म कल्पना के लिए कहा है कि है तो वो सूर्य का प्रतिबिंब, लेकिन कवि को वो दिखाई दे रहा है चांदी की तरह चमकता हुआ एक गोल खंबा। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में
चित्रित कीजिए। कविता के अनुसार जो हरा चना है वो एक बालिश्त के बराबर ऊंचा है, अर्थात उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ही कद में ठिगना है, बहुत छोटा है। उसके ऊपर एक गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ है जो ऐसा लग रहा है कि जैसे चने के पौधे ने दूल्हे के रूप में उस गुलाबी पगड़ी को बांध रखा है और विवाह के लिए सजकर तैयार खड़ा है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने हैं। इस कविता का भावार्थ आपको लिखना है। जो प्रश्न आपको नहीं आएंगे उसके लिए आप थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हैं, हम विद्यालय खुलने पर करेंगे। और कोशिश ये कीजिएगा कि बार बार वीडियो को और प्रश्न उत्तरों को सुन करके आप प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ताकि बाद में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। आगे का वीडियो और आगे के प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।